गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज +2 क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक आज आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, इसके लिए सबसे पहले मैं ये आपको ये बताऊं कि केमिस्ट्री में हम वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई एक एटम्स या कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पर एक न्यू प्रॉपर्टी वाला कोई एक एटम या मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, जो स्पेसेस रिएक्ट करती हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। दैट वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो स्पेसेस रिएक्टेंट कहलाती हैं। रिएक्टिंग स्पेसेस को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी का कोई एक मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कोई एक टाइम लगता है। ठीक है, तो कितने टाइम में, जैसे अगर हम टाइम 0 ले रहे हैं, मतलब जब तक हमने कि दो एटम्स को आपस में कंबाइन नहीं किया हो, जैसे कोई ए और बी दो एटम है, जब टाइम t=0 है, जब तक ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, जब ये टाइम रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की डिक्रीज करती जाएगी और प्रोडक्ट की इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट कितने टाइम में उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की कितने टाइम में इंक्रीज कर रही है, इसी के बारे में हम जहां पर स्टडी करते हैं उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चेंज कर रहा है, तो उसी को हम रेट ऑफ, दैट वन इज कॉल्ड, जहां पर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होती है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसको। हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शंस, इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर्स, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स affecting रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब कौन कौन से कारक जो है उस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं। दैट इज एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो बेटा जहां पर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर एक वर्ड आ रहा है रेट। ठीक है, इस रेट का क्या मतलब होता है, अगर आप मैथ में देखो, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। कुछ एक क्वांटिटीज होती हैं जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती हैं। ठीक है, तो टाइम, कितने टाइम में वो चीज इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, उसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस कितने टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके बारे में जहां पर हम स्टडी करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में जहां हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स केमिकल काइनेटिक्स। और फैक्टर्स, कारक, ठीक है, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से सब्सटेंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके। ठीक है, उनके बारे में जहां पर हम स्टडी करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा एक वर्ड आ रहा है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस, तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि दैट इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टिंग स्पेसेस जो है एक न्यू स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने ये पढ़ा कि जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ कि मान लिया कि जैसे अभी
टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम t अगर जीरो है, जीरो का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 100% रहेगी। अगर मान लिया कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 50 है, 50 हम कोई अमाउंट मान लेते हैं कि 50 है, ठीक है, तो जब टाइम t जीरो है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी, ठीक है। धीरे धीरे ये 50 कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती जाएगी और ये जीरो कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके पास टाइम पासेस के साथ साथ ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगी एंड दैट कंसंट्रेशन बिकम 50। तो कितने टाइम में वो रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी डिक्रीज, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, वी कैन डिफाइन इट एज, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, हम ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस में बी डिफाइंड एज, may be defined as the decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of reactant and increase in concentration of प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, दैट वन इज कॉल्ड इट्स रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। वी कैन राइट इट एज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डिक्रीज, दैट कैन बी रिटन एज डिक्रीज in concentration of reactant upon time taken, ठीक है, that is equal to increase in concentration of product upon time taken। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर हमें शो करना हो तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस दैट इज, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे दैट इज रेट इज इक्वल टू, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो उसके लिए हम एक माइनस का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। ये माइनस का साइन जो है वो डिक्रीज के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, ना कि किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस नेगेटिव साइंस, तो नेगेटिव साइन दैट इज शो द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज के लिए प्लस का साइन लेंगे एंड डेल पी अपॉन डेल टी, तो हम इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को मुझे अगर जैसे इफ वी हैव a reaction, if we have a reactions that is A and B, that is को मैं ऐसे शो करता हूं, that is A plus B, दो रिएक्टेंट हैं which can convert to X and that is X plus Y, ठीक है। और जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कुछ एक कोएफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लगाए जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ए स्मॉल ए इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ए इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड बी देन एक्स एंड वाई,
स्मॉल ए बी एंड स्मॉल एक्स वाई आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए बी एंड प्रोडक्ट एक्स वाई। ठीक है, अगर हमारे पास कंसीडर बिहेव ये रिएक्शन इन दिस टाइप्स, अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन इस तरह से होती है, ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू, अब इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। ठीक है, अब इसमें ए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम अपॉन में लेते हैं, जिसको हम 1 अपॉन ए लिखेंगे, दैट इज इसको हम डिवाइड में लेते हैं ऐसे 1 अपॉन ए। ठीक है, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, उसके लिए हम साथ में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल होगी -1 अपॉन बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन डेल टी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इज इक्वल टू, प्लस का साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें एक्स जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट जो इंक्रीज करता है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन वाई इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस को किसी भी रिएक्शंस में अगर शो करना है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो अपॉन में ली जाते हैं, जैसे 1 अपॉन करके उनको पहले लिखा जाता है, माइनस का साइन रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शंस जो डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्लस का साइन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करती है उसके लिए शो किया जाता है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारे पास एक जैसे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस अगर हमें निकालनी हो, दैट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए यूनिट किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या लिया कि रेट हमेशा ही होती है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशंस, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, दैट इज कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, और कंसंट्रेशंस के लिए आप यूनिट जानते हो, कंसंट्रेशंस बेटा हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो टाइम जो है उसके लिए ऐसा यूनिट आती है सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास रेट के लिए यूनिट बन जाती है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट वन इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए हमारे पास यूनिट्स आती है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखोगे बेटा एक आप कि न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ पहले जल्दी से, तो हमारे पास न्यूमेरिकल है जैसे, हाँ तो बेटा हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं आगे, न्यूमेरिकल है हमारा दैट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शंस, दैट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शंस एंड if the formations of NO is 3.6 in 10⁻³ then find the rate of disappearance of NH3 and rate of formation of H2O। तो पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, जल्दी से देखोगे आप पहले, तो जो हमें रिएक्शन दी है इसकी पहले आप रेट रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि रेट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम डेल से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू +1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास दी हुई रिएक्शंस की हमने रेट रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में लिख दिए। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए हमने माइनस का साइन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है बेटा। ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज करती है, इसके लिए हमने प्लस का साइन यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है दैट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डिसअपियरेंस जो है वो किसके इक्वल है, वो है
फॉर्मेशंस ऑफ, यहां पर अगर देखो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या हम ऐसे पहले लिख सकते हैं दैट इज -1 बाई, अगर यहीं से अगर लिखे तो दीज आर बोथ इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस of NH3 is equal to rate of formation of NO, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितनी दी हुई है, दैट वन इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास पहले का आंसर आपके पास आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, जो कि किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के इक्वल। जब हमने इस इक्वेशन रिएक्शंस को रेट को रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्री दोनों के इक्वल हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इक्वल रख के इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकाली, दैट इज आल्सो इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मतलब जितनी स्पीड से अमोनिया डिक्रीज कर रहा है उतनी स्पीड से NO इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया। सेकंड स्टेप में बोला हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो इसको भी अगर हमें निकालना हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जितनी रेट से ये बनेगा उतनी रेट से ही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। तो इसको ले तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है +1/6, ठीक है, डेल H2O अपॉन डेल T, ठीक है। एंड रेट ऑफ डिस फॉर्मेशन ऑफ NO हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, डेल NO अपॉन डेल T, ठीक है, इसके साथ भी प्लस का साइन, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखे तो दैट इज इक्वल टू डेल H2O, ठीक है, अपॉन डेल T, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 6 को अगर इस साइड लेके चले जाए तो 6/4, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपके पास है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ वो हमारे पास 10⁻³ आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज 3 एंड दैट वन इज 2, इसको कैंसिल करें तो 2, 1 एंड 0.8 और मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, और दैट इज 5.4 24 हो जाएगा 2 और दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दैट वन इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दी हुई रिएक्शन को की रेट को रिप्रेजेंट करना है पहले आपने, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक की अगर आपके पास फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस दी हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में बाकियों को फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखोगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।